नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अंशुज कुमार द्विवेदी। आपको दिलवाने जा रहा हूं एक बेहद ही स्पेशल पर्सनालिटी। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पाल है। मैं झांसी यूपी से बिलोंग करता हूँ। जब आपने अपना करियर इस फील्ड में बनाया, तो सबसे बड़ा आपने चैलेंज क्या देखा? नंबर ऑफ टाइम्स आपको अलग-अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जी। इंटीरियर डेकोरेशन होता क्या है? ऐसी होनी चाहिए कि कोई बंदा अगर उसके अंदर एंटर करे तो उसे एक अच्छी-सी फीलिंग आए। चल रहा है कि मॉड्यूलर किचन का चल रहा है, कस्टमाइज्ड फर्नीचर का ट्रेंड चल रहा है। इसके रिगार्डिंग आपके व्यूज़ क्या हैं? देखिए किचन हो गया या फर्नीचर हो गया, एसेंशियल चीज़ तो ये सारी पहले के टाइम में भी थी और अभी भी है और आगे भी रहेंगी। पहले कॉर्पोरेट कंपनीज अपने यहाँ इंटीरियर डेकोरेशन कराती थी, तो वो ऑफिस स्पेस अलग होता था, वर्क फ्रॉम होम का स्पेस अलग होता है। तो ये डिफरेंसेस कैसे हम उसको और मिनिमाइज कर सकते हैं और उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता कहते हैं कि कान तो कान अलग नहीं होता है। है? तो का इंटीरियर डेकोरेशन के साथ कोई कनेक्शन? वास्तु और इंटीरियर ये दोनों मुझे पैरेलल हैं। मैं कैसे प्लान के बारे में आपका जो कहता है प्लान मैं सुनना चाह रहा हूँ, तो आपको एक मैजिक वॉन्ड मिल जाए जादू की छड़ी और आपसे बोला जाए कि आपको किसी को होम डेकोरेशन चेंज करना है, तो इंस्टेंटली आप सबसे पहली चीज़ उसके घर में या उसके होम डेकोरेशन में क्या चेंज करोगे? किचन और मंदिर नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अंशुज कुमार द्विवेदी। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक बेहद ही स्पेशल पर्सनालिटी जो पिछले 12 साल से डोमेस्टिक एवं कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने होम डेकोरेशन एंड आर्किटेक्ट की फील्ड में झंडे गाड़ रखे हैं। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे मिलवाने जा रहा हूँ मिस्टर राजेश पाल जी से। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पाल है और जैसा कि आपने बैकग्राउंड के बारे में पूछा, तो मैं झांसी यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग और अपना ग्रेजुएशन वगैरह झांसी से ही कंप्लीट किया है और जहाँ तक सवाल इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में अपना करियर बनाने के लिए है, तो ऐसा कोई डिसाइड करके नहीं किया मैंने। हाँ, ये ज़रूर था कि मेरा शुरू से ही इस फ़ील्ड की तरफ मेरा रुझान हमेशा से रहा क्योंकि मुझे हर चीज़ें एक यूनिफ़ॉर्म वे में व्यवस्थित तरीके से लगी हुई, देखने में सुंदर और मिनिमम रिसोर्सेज़ के अंदर मैक्सिमम आउटपुट और उसका मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करके उसका जो बेटर से बेटर आउटपुट मिल सकता है, तो इसकी तरफ मेरा शुरू से ही रुझान रहा। तो वही चीज़ मुझे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ ड्राइव करके ले गई। ओके, मतलब आपका कुछ डिसाइडेड नहीं था? ना, प्री डिसाइडेड भैया कुछ भी नहीं था इसके बारे में कि मुझे इसी फ़ील्ड में अपना करियर बनाना है। तो सर जब आपने अपना करियर इस फील्ड में बनाया, तो सबसे बड़ा आपने चैलेंज क्या देखा? कैसे इस मतलब इस फील्ड के आप चैलेंजेस को आपने फेस किया? इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में भैया चैलेंजेस तो देखिए जैसे कि हर फील्ड में किसी भी फील्ड में आप करियर बनाएँ तो एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको अलग-अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सेम विद दिस कि चूँकि मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैं इस फील्ड में कोई प्लान करके नहीं आया, एक्सीडेंटली आया। तो मैंने मेरी जो ग्रेजुएशन थी या जो भी मेरी एजुकेशन थी, वो मैंने इस फील्ड के हिसाब से प्लान नहीं की हुई थी और मैंने 2013 या 14 तक 2013 तक मैं चूँकि एक एमबीए ग्रेजुएट था, तो मैंने 2013 तक बैंकिंग सेक्टर में काम किया। जी। तो बैंकिंग सेक्टर में काम करने की वजह से तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इस फील्ड का था, बैंकिंग सेक्टर का, और जो इस फील्ड का नहीं था। लेकिन बात ये थी कि मेरा इंटरेस्ट था वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ था और जो मेरा एक्सपीरियंस था, वर्क एक्सपीरियंस था, मेरी एजुकेशन थी, वो मुझको मतलब अगर बेटर तो यही होता कि अगर उसे देखें कि अगर कोई भी बंदा नॉर्मली थिंकिंग के हिसाब से चले तो जिस फील्ड की तरफ उसने अपनी एजुकेशन की है या जिस फील्ड में उसने अपना काम किया है, तो वो उसी फील्ड में अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। लेकिन मेरे पास यही चैलेंज हमेशा से रहा कि मुझे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये इस फील्ड में मेरे पास एक्सपीरियंस तो है और मेरी एजुकेशन भी मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ नहीं है। तो मैंने अपना एजुकेशन और अपना एक्सपीरियंस और सारी चीज़ छोड़ के अपने इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दिया क्योंकि मुझे उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कई बैंकों में काम किया एज ए असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैं उसमें प्रमोशन पाके थोड़ा सा और अच्छा लेवल प्राप्त किया उसके अंदर, लेकिन उसमें ये बात ज़रूर थी कि मुझे उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं आया।
तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उसके अंदर। ओके, तो सर एक चीज़ हमको बताइए कि इंटीरियर डेकोरेशन होता क्या है, और लोग बाग इसको जो है सिर्फ सुंदरता से जोड़ते हैं, तो सुंदरता के अलावा भी क्या इंटीरियर डेकोरेशन के कुछ और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? इसे थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताइए सर। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि इंटीरियर डेकोरेशन होता क्या है, देखिए किसी भी घर का, किसी भी ऑफिस का, या किसी भी ये समझिए कि शॉप का अंदर का जो डेकोरेशन है, अंदर की जो डेकोरेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई बंदा अगर उसके अंदर एंटर करे तो उसे एक अच्छी सी फीलिंग आए, उसके अंदर अच्छी सी वाइब्स आए, है, और उसे ये लगे कि वो जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसमें गया है, तो इट हैज़ टू बी देयर, कि उसे ये लगना चाहिए कि घुसते ही साथ कि वो चीज़ उसे इस जगह पे मिल जाएगी। तो यही इंटीरियर डेकोरेशन है, या किसी भी चीज़ की डेकोरेशन इसी चीज़ को डिफाइन करती है कि उस चीज़ को वो चीज़ जो जिस चीज़ के लिए वो मतलब वो पर्टिकुलर प्लेस बनाई गई है, तो वो बंदा जब उस काम के लिए उसे अंदर जाए तो उसे वही सेम फीलिंग आनी चाहिए, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे वो दुकान की हो, चाहे वो घर की हो। तो दिस इज़ द ऑल इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, अब आप इसे कहें कि इसे आप और किस चीज़ से जोड़ सकते हैं, तो इसे कई चीज़ों से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में और बहुत अच्छी से अच्छी अपीयर हो, दिखाई दें, और वही जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया कि जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई हो उसी पर्पज़ को वो उसकी कहानी वो अपने मुंह से बोल रही हो घुसते ही साथ, तो वही इंटीरियर डेकोरेशन है। तो अगर किसी बंदे ने उसका डेकोरेशन किया है और वो फीलिंग उसे मिल रही है, तो वो मैं कहूँगा कि वो अपने काम में सफल हुआ है। और दूसरी बात, अगर उसमें आप वास्तु वगैरह को भी सेटिस्फाई करें तो दैट विल बी एडेड एडवांटेज। सर इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है कि मॉड्यूलर किचन का चल रहा है, कस्टमाइज फर्नीचर का ट्रेंड जो चल रहा है, इसके रिगार्डिंग आपके व्यूज क्या है? कैसे आप इस चीज ट्रेंड को देखते हैं? देखिए, कस्टमाइज फर्नीचर और मॉडलर किचन के बारे में अब लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। जी। देखिए, किचन हो गया या फर्नीचर हो गया, एसेंशियल चीज़ तो ये सारी की सारी पहले के टाइम में भी थी और अभी भी है जी। और आगे भी रहेंगी। लेकिन अवेयरनेस और दूसरी चीज़ है ये है कि अवेयरनेस के अलावा वो यूटिलाइज करने के लिए तो अच्छी से अच्छी हो ही, साथ में वो बहुत अच्छी दिखाई दें, फील अच्छा कराएं कि किचन ऐसी हो कि किचन में काम करने वाले बंदे को एफर्ट्स कम लगाने पड़े, उसे वहां अंदर जाने का मन करे कि लगे कि हाँ किचन भी एक घर के अंदर ऐसी जगह होती है। जनरली लोग अवॉइड करते हैं कि यार किचन के काम से बचें या ना ही करना पड़े तो अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं कि किचन हो गया, मंदिर हो गया, ये एक ऐसी चीजें होती हैं घर के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये अब किचन है कि खाना बनाने का काम है, और वो तो कोई आज की जरूरत तो है नहीं, वो तो हमेशा एशियन टाइम से चला आ रहा है और आज अभी भी चल रहा है। तो अब लेकिन अब ये हो गया है कि ट्रेंडी होने लगी है चीजें। अब लोगों को उसी के अंदर सुंदरता भी चाहिए, अच्छा और अपीयरेंस भी चाहिए और फीलिंग भी चाहिए। तो इन सारी चीजों को प्रोवाइड कराने के लिए अब मॉडलर किचन का जो कंसेप्ट है, और मॉडलर किचन में आजकल जो कंसेप्ट चल रहे हैं कि कई तरह की मॉडलर किचन बनने लगी हैं, वो बजट के ऊपर डिपेंड करती है कि किस बंदे का कैसा बजट है। अगर मैं बेसिक स्टार्टिंग बोलूं तो 1500 से 2000 रुपए स्क्वायर फीट में एक नॉर्मल बायर बास्केट बेस और लेमिनेट फिनिश के अंदर किचन बनाने का हम लोग मतलब किसी भी कस्टमर को उसकी चॉइस के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसके जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से इस रेंज के अंदर किचन प्रोवाइड कराने की कोशिश हमेशा करते हैं। और अब चूंकि ये है कि पहले जो किचन बनती थी, पहले और आज के में ये फर्क आ गया है कि पहले किचन जो बनती थी उसमें उतना एरिया ऑक्युपाइड नहीं किया जाता था। अब थोड़ी सी किचन का जो एरिया है कम से कम पहले के मुकाबले में 30 से 40%, 30-40% इंक्रीज हो गया है जी। अच्छा, उसमें वेराइटी ये है कि अब जैसे एक सेगमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि 1500-1600 तो लेकर 2000 की रेंज है। एक सेगमेंट ये है कि 2000 से 3000 की रेंज है उसके अंदर जी। उसमें हम एक्रिलिक फिनिश के अंदर टेंडम बेस किचन, टेलीस्कोपिक चैनल की जगह टेंडम यूज करते हैं, और इसमें एक सर्टेन पार्ट बायर बास्केट का भी होता है। लाइटिंग का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, क्राउजर्स वगैरह हैं, लिफ्ट अप वगैरह हैं और टॉल यूनिट वगैरह हैं, इन सबको और रोलिंग शटर वगैरह है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके
उसे एक और लग्जरी लुक देने की कोशिश करते हैं। जी और ये ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बजट, तो उन्हीं के बजट के हिसाब से उसको कस्टमाइज किचन भी बनाई जाती है। तो सर इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है, ये जो ट्रेंड आपने जिसके बारे में हमें बताया, तो ये लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कितना फ्लो करता है, मतलब कितना जा सकता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री की डिमांड होती है, डिमांड होने के फुलफिल होने के बाद जो है वो सैचुरेटेड होती है। तो अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में ये कितना लंबा जाएगा? तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत लॉन्ग जाएगा। आपको वन लाइनर में मैं जवाब दे रहा हूँ जी कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत लॉन्ग जाएगा, क्योंकि देखिए ये सारी जो चीज़ें थी, अब जो चीज़ें हैं यूटिलाइजेशन के अलावा, पहले जो हमने अपनी पुरानी जनरेशन में देखा, फादर की या हम अपने ग्रैंडफादर की बात करें, तो उस टाइम में ये होती थी कि चीज़ सिर्फ यूटिलाइजेशन के लिए होती थी, कि जहाँ पे जिस चीज़ की फुलफिलमेंट हो रही है और जो उसका पर्पज़ है, अगर वो सॉल्व हो रहा है तो उसके आगे किसी को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब जो टाइम है वो उसमें सिर्फ किचन का यूज यही नहीं है कि किचन के अंदर अच्छा खाना बने। जी अच्छा खाना तो बने ही बने, लेकिन वो आपको वो देखने में भी सुंदर हो, आपके घर का लुक एनहांस करे। आपकी आज की डेट में देखिए, आप सबसे पहले अगर मैं किसी भी अपने कस्टमर से मिलता हूँ या किसी भी इंटीरियर किसी घर का होना होता है, तो वो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि किचन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी अब किचन बहुत अच्छी होने से मतलब सिर्फ खाना बनाने की टेक्निक से नहीं है, किचन का अच्छा होने से मतलब है कि उनके घर का ओवरऑल लुक जो है उसका आप ये समझिए मेजर पार्ट किचन से मिलता है। तो किचन में सिर्फ वो यूज करने के लिए प्रॉपर वे में हो, वो तो है होने ही चाहिए, उसके अलावा वो देखने में बहुत सुंदर होनी चाहिए। तो सर मेरा क्वेश्चन नया है आपके लिए इसी चीज से रिलेटेड कि आजकल वॉल डेकोरेशन का बड़ा ट्रेंड चल रहा है सर, हर आदमी एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू गेट डेकोरेटेड देयर वॉल। तो सर वॉल डेकोरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे इस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं और कैसे उस पर मतलब थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आजकल कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं उनमें से वॉल डेकोरेशन भी वन ऑफ दैट। और आप वैसे भी देखेंगे कि चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, ऑफिस हो, तो जो सबसे ज़्यादा एरिया होता है वॉल्स का ही होता है। और अभी से पहले इंटीरियर के जो कंसेप्ट थे, सबसे अंडररेटेड एरिया जो होता था वो वॉल्स का ही रहता था। ज़्यादातर हम इसी बात पर ध्यान देते थे कि वॉल्स जो हैं उस पर या तो पेंटिंग कर दें, हाँ पेंटिंग्स के दो तीन तरह के जो टेक्सचर है, टेक्सचर पेंटिंग कर दें या ईचिंग वगैरह कर दें या नॉर्मल पेंटिंग कर दें या फिर वॉलपेपर वगैरह से यूज़ कर लें। लेकिन आजकल क्या है कि वॉल डेकोरेशन में बहुत डिफरेंट तरह के मटेरियल इंट्रोड्यूस हो गए हैं, लाइक कि मोल्डिंग वगैरह है। मोल्डिंग के बाद उसके अंदर आप किस तरह की पेंटिंग करते हैं, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि पेंटिंग और मोल्डिंग दोनों का फ्यूज़न बना के भी वॉल का डेकोरेशन करने लगे हैं। उसके अलावा पैनलिंग के मटेरियल बहुत अलग अलग तरह के आ गए हैं, अलग अलग किस्म की टाइल्स आ गई हैं जो जिससे हम वॉल पे पैनलिंग कर सकते हैं, या फिर लोवर्स वगैरह हैं उसके थ्रू भी पैनलिंग होती है, या हैंडमेड लोवर्स हैं उससे भी वॉल्स के ऊपर डेकोरेशन करते हैं। कैबिनेट्स वगैरह होती हैं, यूटिलिटी कैबिनेट्स वगैरह हैं, उससे भी वॉल का डेकोरेशन करते हैं। तो वॉल डेकोरेशन का जो आजकल ट्रेंड है वो काफ़ी मतलब धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। जी ठीक है सर, इसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि आजकल कोविड पीरियड के बाद ना वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कुछ ज़्यादा ही चलने लगा। तो पहले कॉर्पोरेट कंपनीज अपने यहाँ इंटीरियर डेकोरेशन कराती थी तो वो ऑफिस स्पेस अलग होता था, वर्क फ्रॉम होम का स्पेस अलग होता है। तो ये डिफरेंसेस कैसे हम उसको और मिनिमाइज कर सकते हैं और उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जहाँ तक अगर आईटी कंपनीज का सवाल है जी, या जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड का काम है, जी, तो ये बंदों को महसूस होने लगा है कि जो काम ऑफिस में होता है वो घर पे भी हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें नेट है या कोई भी चीज़ है, तो वो एक्सेस तो जो ऑफिस में है वो घर पे भी मिल सकता है। और कोविड पीरियड ने इस बात को बहुत अच्छे से हाईलाइट भी किया। तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ते ही जा रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम में बस जो मेन प्रॉब्लम होती है कि वर्क फ्रॉम होम तो आप अपने बेडरूम में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है कि बेडरूम के अंदर वो फीलिंग नहीं आती और वो एफिशिएंसी नहीं मिलती है, जो कि जो ऑफिस के अंदर जब बंदा होता है तो एनर्जी फील हाँ वो एनर्जी नहीं मिलती, वो एफिशिएंसी नहीं मिलती कि फोकस होता है जब वो ऑफिस में होता है। और एक कहावत भी है जी, कहते हैं कि कार्य तो कार्यालय में ही होता है। तो बात यह है कि
घर के अंदर ही एक कोई केबिन हो या कोई ऐसी स्पेसिफाइड जगह हो जहाँ पे घर के लोगों का मूवमेंट कम हो, या फिर थोड़ा सा घर में होते हुए भी उसमें सेपरेशन हो, तो उसी जगह को इस हिसाब से डेकोरेट कर देते हैं कि इक्विपमेंट सारे के सारे मिलने चाहिए जो जनरली ऑफिस में हमें मिलते हैं, और बंदा वहाँ पे फोकस होकर काम कर सके और घर के लोगों का डिस्टर्बेंस कम मिले, कम से कम और डिस्टर्बेंस। वो सारी चीज़ें जो ऑफिस के अंदर होती हैं वो आप 100% तो नहीं दे सकते, लेकिन जितनी भी मिनिमम रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे हों, लाइक कि आपका एक वर्किंग स्टेशन हो, या जो भी लैपटॉप वगैरह है, या जो भी चीज़ आपको ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे हो, और वहाँ पे डिस्टर्बेंस कम से कम हो, और कंसंट्रेशन करने के लिए अच्छी जगह हो, और आपको ऐसा फील कराए कि आप ऑफिस में ही हो। तो एक कोई एक सर्टेन पोर्शन हो घर का जो जहाँ पे लोगों का मूवमेंट कम हो, तो वही को ऑफिस जैसी फीलिंग तो इंटीरियर हिसाब से करते हैं इस चीज जो को एग्जैक्टली मिनिमाइज किया जा सकता है। मैच करे, कि उससे एक सर्टेन लिमिट तक मैच करे कि जो आपको ऑफिस में मिलता है, जी तो वही इंटीरियर वहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर एक्चुअली में हमारे ऑडियंस जो बहुत मोस्टली जो है अर्बन एरिया से आती है, तो अर्बन होम पॉपुलर और ज़्यादा हॉट जो चल रहा है इंटीरियर डेकोरेशन का कॉन्सेप्ट, वो किस टाइप का चल रहा है? मतलब मोस्ट ऑफ द वैरायटी यूथ और डेकोरेशन जो जा रही है वो किस टाइप के कैटेगरी में जा रही है? देखिए, अर्बन एरियाज में अगर आप सेमी अर्बन का है तो थोड़े से बड़े हाउसेज होते हैं जी, और अगर आप फुली अर्बन बोले तो वहाँ पे हाउसेस के साइज थोड़े छोटे होते हैं, जनरली 2 BHK का साइज रहता है जी। जो मेट्रो सिटीज हैं, और सेमी अर्बन एरियाज में 1,500-2,000 स्क्वायर फीट का साइज एक नॉर्मल साइज माना जाता है। तो लेकिन ट्रेंड की अगर बात करें तो ट्रेंड अर्बन और सेमी अर्बन दोनों एरियाज के अंदर एक ही जैसा है, एक ही जैसा इन द सेंस कि पहले क्या होता था, डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस होता था कि अगर पलंग बन रहा है या कोई वार्डरोब बन रही है या कोई डोर्स बन रहे हैं या विंडोज हैं, तो उनकी डिजाइनिंग कैसी है जी। अब क्या है कि डिजाइनिंग से फोकस हटके, डिजाइनिंग उतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है जितने कि उसके जो कलर्स हैं और उसकी जो फिनिशिंग है, और फिनिशिंग मटेरियल क्या है, हम फिनिशिंग मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, और वो एग्रीग्रेट एज अ पैकेज कैसा लगेगा, कलर के साथ ब्लेंड होके, या मान लीजिए आपके पेंटिंग के साथ ब्लेंड होके, फर्नीचर के साथ ब्लेंड होके, वो कैसा एज अ पैकेज क्या लुक देगा, टोटल कैसे निकल के आएगा। मतलब उसमें डिजाइनिंग का उतना स्कोप नहीं है, डिजाइनिंग से ज्यादा स्कोप फिनिशिंग का है, फिनिशिंग का और कलर्स का ज्यादा स्कोप है। यही ट्रेंड चल रहा है अर्बन और सेमी अर्बन दोनों जगह, और रिक्वायरमेंट लगभग सभी जगह एक सी है। एक बेडरूम के अंदर अगर हम देखा जाए तो बेडरूम के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है बंदे को कि एक बेड होना चाहिए, कुछ कोई काउच वगैरह हो, चाहे फॉल सीलिंग हो, वॉल पैनलिंग हो, और एक सिटिंग स्पेस हो। फिर उसके ये जो फर्नीचर है, जो भी ये सारे फर्नीचर है, ये फर्नीचर जो हो वो एक प्रॉपर मैनर में हो, और एक यूनिफाइड, मतलब एक देखा जाए तो एक पैटर्न के ऊपर चल रहे हो, जो बाकी जो कमरों के फर्नीचर है उनसे एक पैटर्न से रिलेटेड मैच कर रहे हो, चाहे वो कलर वाइज हो, चाहे वो फर्नीचर वाइज हो, या फिनिशिंग मटेरियल वाइज हो, तो एक सिमिलर पैटर्न पे पूरे घर का ऑल टुगेदर एक इंटीरियर होना चाहिए। क्वेश्चन ना आपके लिए ये है कि काफी ज्यादा आपने काम किया है, काफी जगह भी आपने काम किया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमको थोड़ा सा सुनाइए हमारे ऑडियंस को जो आपको हमेशा याद रहे, किसी क्लाइंट के साथ आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आपको आज तक याद रहे। ऐसे एक दो इंसिडेंट है भैया मेरे मेमोरी के अंदर जी। मैं 2013 से इसी फील्ड के अंदर हूँ और 2025 चल रहा है, करीब 12 साल हो गए जी। तो एक 2 या 3 साल पुरानी बात है, कोई क्लाइंट हमारे थे जी। तो किसी रेफरेंस के थ्रू या किसी के हमने काम किया होगा, तो या कोई हमारे वेल विशर होंगे जिनके हमने काम किया होगा जी, उन्हें पसंद आया होगा, तो किसी रेफरेंस के थ्रू उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया जी। तो उनके घर में क्या था कि घर में रिनोवेशन का काम था, तो स्ट्रक्चर तो उनका पूरा तैयार था, और जब मैं उनसे पहली बार मीटिंग करने गया तो मैंने उन्हें एक तरह के ट्रॉमा के अंदर देखा कि उनके घर में बहुत सारे लोग घुसे हुए थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और
चूंकि वो बेचारे अपने एक बहुत सीधे साधे आदमी थे, उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी भी कुछ नहीं थी है, और जो जैसा बताता जाता था वो उसी हिसाब से गाइड के हिसाब से काम करते रहते थे। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द डे उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा था, और लेकिन वो क्लूलेस थे, उन्हें मालूम भी कुछ नहीं था कि करना क्या है। तो कहीं पे उनके उनके उनकी पत्नी और उनके बेटे को किसी ने सलाह दी, मेरा नाम बताया। तो फर्स्ट मीटिंग हुई, जब उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मैं मिलने गया, तो वो मुझे इस हालत में दिखाई दी कि वो एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे थे कि जो उन्हें इन बाकी के जो लोग थे उनसे छुटकारा दिला दे, और जो 8-10 लोग घुसे हुए थे वो कुछ तो भी कर रहे थे, उन्हें उसका कोई भी आइडिया नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा, और पैसा उनका लगातार लग ही रहा था। क्योंकि कुछ भी हो, चाहे उसका कोई पॉजिटिव आउटपुट निकले या ना निकले, लेकिन वो तो चल रहा था जैसा चल रहा था। तो जब मैं उनसे मिलने गया और मैंने उन्हें एज ए एग्रीगेट की तरह हम पेंटिंग भी कर देंगे, आपका फर्नीचर भी कर देंगे, इंटीरियर से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है हम XYZ सारा का सारा कर देंगे। तो सबसे पहले तो वो ये सुन के ही उनका आधा स्ट्रेस तो यहाँ कम हो गया कि यार कम से कम एक बंदा एक ऐसा मिल गया है जिससे कि हमें कि मल्टीपल लोगों से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जिससे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, एक ही बंदे से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब वो इतने भी खुश थे, उन्हें क्या डिलीवर होने वाला है क्या नहीं होने वाला ना, तो उन्हें इस बात का आइडिया था, लेकिन वो इतने में ही इतने खुश थे कि चलो ठीक है कि मुझे 10 लोगों से ज्यादा एक बंदे की बात सुननी पड़ेगी या जो भी होगी। फिर थोड़ा सा उन्होंने कहा कि कुछ आप बताइए अपने काम के बारे में, ये वो। तो मैंने कहा सर पास में उनके घर के पास ही मैंने अभी करीब 2 या 4 महीने पहले एक घर का इंटीरियर डिजाइनिंग की। मैंने बोला सर ये एड्रेस है और मेरा एक बंदा है, आपको विजिट करा लाएगा। तो वो बंदा उन्हें विजिट करा लाया। जब वो वहां से देख के आए तो उन्हें बिल्कुल इत्मीनान हो गया, उन्हें बस इस बात का इत्मीनान हो गया कि फिर जब मैं दोबारा उनसे दूसरे दिन, उन्होंने कहा कि सर आपका जो बंदा था मुझे विजिट करा लाया है, और भैया आप जल्दी आ जाओ, हम तो आज फाइनल कर देंगे जो भी डील होगी, बस पैसे के लेन देन की बात थी कि यहाँ ये काम है और उसका आप कोटेशन बना दीजिए। तो जब मैं दूसरे दिन गया तो वो बिल्कुल ऑल टुगेदर बिल्कुल दूसरे ही मूड में थे, मतलब उनके चेहरे पे इतना रिलैक्स था और सारा कुछ था, और हो सकता है कि उन्होंने वो सारी चीज पहले देख ली तो उन्हें इत्मीनान हो गया था कि हाँ ये काम हुआ है तो मेरा काम भी इसी तरीके से हो जाएगा। और उसी दिन उन्होंने बाकी सारे बंदों को वहां से कह दिया कि ठीक है अब जितना हो गया दैट इज इनफ, और आगे का जितना भी था मैंने उन्हें कोटेशन दी, अपना काम बताया, और मैं आप बिलीव मानेंगे कि उनका 6 महीने के अंदर घर की फिनिशिंग का सारा काम निपटा था इन ऑल रिगार्ड्स। उन्होंने पूरे 6 महीने के अंदर मेरे से कभी ये नहीं पूछा कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और वो शाम के टाइम आते थे, वो LIC में जॉब करते थे, शाम के टाइम आते थे, बस इतना ही पूछते थे भाई साहब चाय पानी पिया है या कुछ है, आप आ रहे हैं सही चल रहा है, बस इतना ही पूछते थे। कभी कभी तो वो भी नहीं पूछते थे। उनका मुझे एक गेस्चर अच्छे से याद है, वो यूं कमर पे पीछे हाथ रख के बस यूं खड़ के देखते रहते थे संडे के दिन, और उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो ऐसा भी क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत अच्छा उनके साथ फील हुआ। और फिर जब इस तरह का बंदा मिलता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% से ज्यादा 200% की तरफ जाती है, क्योंकि हमें मालूम है कि उनको तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई कहने वाला होता है तो अटेंटिवनेस ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर कोई नहीं कहने वाला हो तो लेथार्जिकनेस आ जाती है। तो और पैसा तो खैर कमाते ही है, पैसा तो मिलता ही है, जिसके लिए हम कोई भी प्रोफेशनल काम करते हैं हम भी करते हैं, लेकिन पैसे के साथ अगर कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो इम्पोर्टेंट होती है, वो अगर मिल जाए तो लगता है वर्थ फॉर मनी है। ऑल इज डन। ठीक है सर, इसी से रिलेटेड अगला एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि ये तो आपने भी पॉजिटिव फीडबैक दिया, मैं किसी ऐसे क्लाइंट के बारे में आपका कोई ऐसा क्लाइंट एक्सपीरियंस सुनना चाह रहा हूँ जो बहुत ही वियर्ड था, मतलब जिसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपसे कोई डिमांड करी हो और जो फुलफिल करना दैट टाइम वाज नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो जस्ट लेट अस नो कि बताइए थोड़ा सा। देखिए सर, कस्टमर के बारे में तो ये कहते हैं कि कस्टमर तो देखिए किसी भी इंडस्ट्री में हो, कस्टमर तो भगवान के स्वरूप ही है। तो जो अच्छे कस्टमर हैं वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो कुछ वियर्ड कस्टमर भी हैं, वियर्ड कस्टमर एक्चुअल में कोई होता नहीं है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या मोर ऑफ एक्सपेक्टेशन की वजह से लोग वियर्ड हो जाते हैं, है ना। तो मोर ऑफ एक्सपेक्टेशन उन्हें हो जाती है, और वो क्योंकि देखिए एक कहावत है कि तेल तो तिली में से ही निकलता है। तो अगर आपका बजट उस लेवल का नहीं है
तो ये कस्टमर की भी ड्यूटी है, हम तो अपनी ड्यूटी तो करते ही करते हैं, लेकिन कस्टमर को भी ये सोचना चाहिए कि देखिए चांदी के भाव में सोना नहीं मिल सकता है, ठीक है, हाँ सोने जैसी चीज मिल सकती है, सोना नहीं मिल सकता है। तो ऐसे कस्टमर भी मिल जाते हैं, तो उनका इमोशन और उनके जज्बात की भी मैं कदर करता हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ऐसी रिक्वायरमेंट रख देते हैं सामने, और साथ में ये नहीं देखते कि ये एक नॉलेज और एक कला होने के साथ साथ एक बिजनेस भी है। और अगर आप कोई रिक्वायरमेंट रख रहे हैं तो उस रिक्वायरमेंट का जो सपोर्टिव पहलू जो ऑब्वियस है कि एक मॉनेटरी टर्म में ही होता है जी। तो अगर आप उसको बैलेंस करके अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं सामने पेश करते तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन करना कि वो चीज़ कहीं से बिना उस चीज़ के पैदा हो जाएगी या कोई फुलफिल कर देगा जी। तो ये मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो किसी भी प्रोफेशनल के लिए डिलीवर करना इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है जी। और ऐसी डिमांड, और कई बार तो आदमी अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी ऐसी डिमांड कर देता है कि जैसे मान लीजिए कि उनको उस चीज़ का कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब टेक्निकल आदि से लेके अंत तक मान लीजिए नहीं पता। और ये तो जनरली होता ही है क्योंकि देखिए हर बंदा हर डोमेन में स्पेशलाइज नहीं होता, लेकिन घर को लेके और बंदे के या इंटीरियर को लेके इमोशन तो होते ही हैं। सर एक चीज़ मैं भी पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस भी कि आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो क्या आप भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जो आप इन होम डेकोरेशंस में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में यूज़ किया जाता है? देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ तो हर इंडस्ट्री में होता है, हमारे यहाँ भी होता है और जितनी भी डिजाइनिंग वगैरह है वो सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। स्केचअप है या 3ds मैक्स है, रैबिट है, इन सॉफ्टवेयर का यूज 3D डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा किया जा रहा है आजकल। हम लोग भी इसी का यूज करते हैं और बाकी डिजाइनर भी इसी का यूज करते होंगे। हाँ, और इसके अलावा लेआउट वगैरह के लिए ऑटोकैड है ही। तो ये टेक्नोलॉजी के बिना तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी चीज हम बनाने वाले होते हैं या तो उसको बनाने से पहले हम उसको क्रिएट करके 3D में कस्टमर को दिखा सकते हैं कि कोई भी चीज बनाने से पहले उसको 3D व्यू तैयार हो जाता है तो एक हमें टेंटेटिव आइडिया लग जाता है कि क्या चीज बनने वाली है और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। और उसके बाद ऑप्शन होते हैं चूज करने के, ये अच्छा नहीं है तो इसमें ये चेंज कर दें या वो चेंज कर दें, तो वो हम पहले ही सॉफ्टवेयर पे ही चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद जब वो फाइनल हो जाता है कोई भी डिजाइनिंग है या लेआउट है, उसके बाद उसके ऊपर काम चालू होता है। ठीक सर, बार बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी घर छोटा हो, मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो और उसमें हो एरिया पे हो, और अगर उसे स्पेशियस दिखाना हो तो हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? किस तरीके से उसे इम्प्रूव करके स्पेशियस दिखाया जाता है, मतलब वाइड भी दिखाया जा सकता है उसको? देखिए स्पेस तो घर के अंदर होता ही है, छोटा हो तो छोटा स्पेस होता है और बड़ा हो तो बड़ा स्पेस होता है। कई बार बड़े घरों के अंदर भी आपको स्पेस नहीं दिखाई देता। वो इस वजह से नहीं दिखाई देता है कि अगर चीजें एक प्रॉपरली मैनर में नहीं लगी होंगी, सही तरीके से अलाइन नहीं होगी, तो बड़े घर के अंदर भी आपको स्पेस नहीं मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो है कि घर के अंदर जो भी फर्नीचर है और बाकी जो सजावट का सामान है या कोई भी सामान है वो सारे का सारा एक प्रॉपरली मैनर में तरीके से लगा हुआ होना चाहिए। तो वो जगह अगर छोटी भी होगी तो भी उसमें स्पेस दिखाई देगा, और ऐसे ही कोई भी चीज कहीं भी रख दी और उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो वो स्पेस कंज्यूम कर जाएगा और आपको पूरे घर में कहीं भी, इवन दो कि मकान बड़ा भी होगा तो भी आपको स्पेस नहीं मालूम पड़ेगा। और दूसरा कलर कॉम्बिनेशन का भी इफेक्ट पड़ता है कि कलर कॉम्बिनेशन अगर लाइट शेड अगर हम लेके चलेंगे तो उसके अंदर स्पेस हमें ज्यादा फील होता है इंस्टेड ऑफ कि आप डार्क कलर्स की तरफ जाए। और उससे जो मेन थिंग है वो यही है कि हमारी चीजें एक प्रॉपरली मैनर के अंदर अलाइन होनी चाहिए, उससे स्पेस क्रिएट होता है। तो सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि घर का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, मतलब या होम डेकोरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? लाइटनिंग होता है या फर्नीचर होता है या पैटर्न्स होते हैं? इस बारे में थोड़ा सा अगर मैं इसे ऑर्डरली कहूँ तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इंटीरियर डिजाइनिंग में फर्नीचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंस और साथ में वो जो ऑक्युपाई करता है पोर्शन, अगर हम 100% में डिवाइड करें तो 50 से 60% तो फर्नीचर में ही हो जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद वॉल डेकोरेशन भी है, अपना पेंटिंग, कार पेंटिंग के बाद दूसरा एस्पेक्ट पेंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जो वॉल डेकोरेशन के साथ जो पेंटिंग का जो
एक डायमेंशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कलर पैलेट्स और किस तरह के हैं बेडरूम के और ड्राइंग रूम के, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओवरऑल लुक जब डिजाइनिंग के बाद जो आता है वो पेंटिंग का और ये जो अपना फर्नीचर है जी, तो वो उसके एक उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। और एक थीम उसके अंदर निकल के आनी चाहिए कि हाँ ये मकान या ये हाउस है या ये दुकान है, ये इसके अंदर इस थीम का कलरिंग हो रही है जी, या फर्नीचर का ये थीम है, एक पर्टिकुलर थीम है, क्लासिक है या मॉडर्न है, अर्बन है, इस तरह की कोई थीम उसके अंदर होनी चाहिए और एक यूनिफाइड वे के अंदर सारी चीजें अलाइन होनी चाहिए, यूनिफॉर्म्ड होना चाहिए। हाँ यूनिफॉर्म वे के अंदर। और दूसरी चीज लास्ट जो है वो लाइटिंग का तो सारा खेल होता ही है। अच्छा, कि जब ये सारे जब काम हो जाते हैं, फिनिशिंग, वॉल डेकोरेशन, फ्लोरिंग वगैरह जी, हो गई, फर्नीचर हो गया, सीलिंग हो गई, तो उसके बाद जो लाइटिंग है वो सारी चीज दिखाने का जरिया लाइटिंग ही है, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। सर एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आता है, ऑडियंस का भी आता है, हमारे पास भी कभी कभी मेरे माइंड में भी आता है कि होम डेकोरेशन को लोगों का एक मानना है कि महंगा समझा जाता है, तो क्या ये सच है या ये सिर्फ एक मिथ है या सिर्फ ये हाई बजट लोगों के लिए ही होता है? मतलब कोई कम बजट में भी अपने घर को होम डेकोरेशन करके ब्यूटीफाई करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? 100% कर सकता है। और ये अगर इस तरह का हाँ सोसाइटी में इस तरह का मिथ है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी इंटीरियर डिजाइनर के पास जाएंगे तो वो कोई हमें इतना लंबा चौड़ा बजट दे देगा जी, जो मतलब हमारे पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा, और मतलब तो वहाँ जाने से क्या फ़ायदा है, या फिर हम ऐसे ही अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं आसपास के कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं, जी, कहीं से कोई नेट पर सर्च करके ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेते हैं, और कुछ फोटोज वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। जी, ये तरीका है, बिगनर्स लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कोई प्रोफेशनल के पास अगर जाएंगे जी, तो वो जो रियल टाइम में जो नुकसान होते हैं, मतलब कई बार चीज होती है कि चीज बन गई, बनने के बाद वो अच्छी नहीं लगी, तो उसे बनाना मिटाने में जो पैसा खर्च होता है जी, उससे आप उसको आप अवॉइड कर सकते हो। वो डैमेज होता है वो हाँ वो कॉस्ट आप सेव कर सकते हो किसी हम्म, अगर प्रोफेशनल के पास जाएंगे और उसकी सर्विसेज अगर आप ऑप्ट करेंगे, है ना, तो वो आपको एक प्रॉपर वे में एक मतलब कि पहले तो वो आपसे आपका वो पूछेगा कि आपको मतलब कि क्या डिजायरेबल है, कि अलग अलग कस्टमर की अलग अलग चॉइस होती है, जी, तो कि आप क्या चाहते हो उसके, मतलब कि आप इंटीरियर में क्या चीज बदलवाना चाहते हो, आपके टेस्ट के बारे में वो जानेगा। जो मैं जनरली करता हूँ, अलग जी, अलग आर्किटेक्ट्स वगैरह के अलग अलग तरीके होते हैं फाइंडिंग्स जी, जानने के लिए। जी, तो मेरा तरीका ये है कि मैं पहले पर्सनली कस्टमर के टेस्ट वगैरह के बारे में हर चीज, सिर्फ इंटीरियर से रिलेटेड नहीं, जी, एज ए इंडिविजुअल उसके टेस्ट को जानने की कोशिश करता हूँ, उसकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, और फिर उसको उसी के हिसाब से जो पैकेज होता है उसके बजट को भी सूट करे, उस हिसाब से सारी चीजें अलाइन करने की हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है। और ये तो मिथ बिल्कुल है सोसाइटी के अंदर कि किसी इंटीरियर वाले के पास जाएंगे, एक्चुअल में होता है इसका जस्ट उल्टा ही है। जी, ये आप इंटीरियर वाले के पास नहीं जाते हैं, एक कॉमन बजट है 10-12 लाख रुपए का, अगर कोई आज की डेट में किसी बी ग्रेड टाउन के अंदर या के अंदर अपना घर बना रहा है 1000-1500 स्क्वायर फीट का, जी, तो 10 से 12 लाख रुपए का इंटीरियर का बजट तो होता ही है, वो वैसे भी खर्च हो जाता है। जी, आप फर्नीचर बनवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, सीलिंग करवाते हैं, हम्म, लाइटिंग होती है, ये सारी चीज मल्टीपल थिंग्स होती हैं, तो उसमें इतना तो वैसे भी हो जाता है। और आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी जाएंगे तब भी ये मोर एवर इसी के आसपास ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर वो उस चीज को एक प्रॉपर मैनरली तरीके से अरेंज करके भी तो उस फैसिलिटी को अगर आप अवेल करेंगे तो मतलब आपका जो वो एक्चुअल में जो होता है ना कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो चीजें वेस्टेज होती हैं, या फिर जो चीज मान लीजिए कि हमने इमेजिनेशन में सोची कि ये चीज बना लेंगे और ये मुझे अच्छी लगेगी, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से जब वो बन के तैयार हुई वो बाद में पसंद नहीं आई, फिर उसे तोड़ रहे हैं फिर दोबारा बना रहे हैं, तो इसमें बहुत पैसा वेस्ट होता है, तो उसकी सेविंग हो जाती है इसके। ओके। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड है कि अगर किसी का बजट लिमिटेड हो
और वो अपने लिविंग रूम का या अपने घर का या किसी भी चीज़ का मेकओवर कराना चाहता है तो क्या वो करवा सकता है? बिल्कुल भैया, देखिए बजट तो वैसे भी ऐसी चीज है कि सब बंदों का एक जैसा नहीं होता है। लिमिटेड बजट भी होता है, मॉडरेट भी होता है, हाई भी होता है। ओके तो तीनों ही चीजों में मेकओवर तो पॉसिबल है। जी लेकिन आज चूंकि आपने स्पेसिफाइड किया है कि लिमिटेड बजट, तो लिमिटेड बजट के लिए मैं आपको बता दूं कि लिमिटेड बजट के अंदर कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि आपका जो बेडरूम है या ड्राइंग रूम है या जिस भी जगह का आप मेकओवर कराना चाहते हैं, तो लिमिटेड बजट के अंदर अगर आपके कलर पैलेट्स बहुत अच्छे हैं, अगर अच्छे नहीं है सॉरी, ओके तो उसको आप एक प्रॉपर किसी कंसल्टेंट की सलाह लेकर, जो इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में कुछ जानकारी रखते हो, जी उसके हिसाब से कलर पैलेट्स को एडजस्ट करके या वॉलपेपर्स, ये जो आइटम की लिस्ट में जो आपको बता रहा हूँ, जी ये लिमिटेड बजट के लिए ही सुटेबल है। तो वॉलपेपर्स वगैरह हैं या लाइटिंग है या जिप्सम वगैरह की फॉल सीलिंग है, और चूंकि बेड वगैरह या जो भी फर्नीचर है, तो वो एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म वे के अंदर एडजस्ट हो, सही जगह सही चीज़ें सही जगह पर प्लेस हो, और आप कलर का एडजस्टमेंट करके वॉलपेपर वगैरह का यूज़ करके, लाइटिंग और बाकी चीज़ों का यूज़ करके लिमिटेड बजट के अंदर भी मेकओवर करा सकते हैं। मेकओवर एक छोटे से स्पेस का या किसी भी स्पेस का, ना छोटे से स्पेस का, बड़ा स्पेस भी हो तो मेकओवर पॉसिबल है। हाँ मतलब अगर छोटा स्पेस है तो भी मेकओवर करा सकते हैं, बिल्कुल बड़ा करा स्पेस है सकते तो हैं। फिर तो वो इंटीरियर हाँ, की तो लिस्ट कैटेगरी ऑफ में आ आइटम जाता है। उसमें अलग अलग हैं। मैंने 2-4 के नाम आपको बता दिए। देखिए, अगर लिमिटेड बजट है तो उसमें पेंटिंग सबसे मेन हो जाती है ओके कि पेंटिंग के थ्रू आप बहुत सारा मतलब उसके अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं कि जी जो एक नॉर्मल पेंटिंग है और एक इंटीरियर डिजाइनर के हिसाब से जी की सोच और उसके थॉट्स के हिसाब से जो पेंटिंग होती है, जी या फिर आपका वॉलपेपर वगैरह हो गया, सीलिंग और लाइट्स का एडजस्टमेंट है, जी फर्नीचर का एडजस्टमेंट है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए हमारी ऑडियंस की तरफ से वो ये है कि वास्तु का इंटीरियर डेकोरेशंस के साथ कोई कनेक्शन है? अगर है तो वास्तु फॉलोइंग डेकोरेशंस के लिए हमें क्या अप्रोच करना चाहिए, किस तरह के पॉइंट्स को हमें रखना चाहिए और किन चीज़ों को निगाह में रख के हमें अपने इंटीरियर डेकोरेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए? देखिए, वास्तु और इंटीरियर जी ये दोनों चीजें पैरेलल हैं और एक दूसरे में मिक्स हैं। एक तरह से देखा जाए एग्रीड एग्रीड तो जब हम कोई भी घर बनाते हैं या जी। कोई भी चीज करते हैं, तो ज्यादातर लोगों की ये इच्छा होती है कि वो सुंदर के साथ, अच्छा दिखने के साथ साथ उसमें वास्तु भी जितनी हो सके उतनी सेटिस्फाई हो जी वास्तु के हिसाब से। तो ये सारी चीज, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं और इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। जी दोनों एक दूसरे से घुली हुई चीजें हैं और दोनों को एक साथ ही परफॉर्म किया जाता है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, 100% वास्तु आप वहीं सेटिस्फाई कर सकते हैं जहाँ पे प्लॉट एरिया काफी बड़ा हो। जी और नॉर्मल साइज के जो हम लोगों के जो सोसाइटीज में ए ग्रेड सिटी, बी ग्रेड सिटी के अंदर जो घर बनते हैं, जी 900 स्क्वायर फीट के, 1200 स्क्वायर फीट के, 1500 स्क्वायर फीट के, यहाँ तक कि 2000 स्क्वायर फीट के भी जो बंगलोज वगैरह बनते हैं, उसमें आप 100% वास्तु कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जी लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितने परसेंट ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर सके, लाइक की किचन वगैरह है या मंदिर है जी या बेडरूम का जो एरिया है, बाथरूम है, जी इन सब में जितना ज्यादा से ज्यादा हम सेटिस्फाई कर सकें वास्तु के जो नियम है, उतना हम करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों चीजें साथ में ही चलती है। कनेक्टेड है। हाँ, अगर आपके पास प्लॉट एरिया बहुत बड़ा है तो तभी उस दैट केस आप 100% वास्तु सेटिस्फाई कर सकते हैं। जी लिमिटेड प्लॉट एरिया के अंदर इतना वास्तु सेटिस्फाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। 100% पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, हमारी ऑडियंस भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती है आपसे कि अगर आपको एक चांस मिले कि आपको किसी सेलिब्रिटी का होम डेकोरेशन करना हो तो आप किसको चुनोगे और क्यों चुनोगे? देखिए, अगर मुझे किसी सेलिब्रिटी का घर डेकोरेट करने का मौका मिला तो मैं जी। डेफिनेटली, मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं द ग्रेट राहुल द्रविड़ जी का घर को डिज़ाइन करना चाहूँगा। जी और उसका रीज़न ये है उनके घर को डिज़ाइन करने का कि मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी या मेरा जो तरीका है वो काफ़ी, मतलब जैसे कि उन्हें मिस्टर कूल कहा जाता था जी अपने बिल्कुल। टाइम में, जी तो मैं भी किसी भी काम को कूल, मतलब मेरा जो वे ऑफ वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, मतलब एक नॉर्मल तरीके से बहुत कूल रहे, कूल माइंड से मैं किसी भी काम को
करना पसंद करता हूँ। और मेरा जो टेस्ट है, जी जो पर्टिकुलरली अगर मैं अपना घर, वैसे तो हम कस्टमर के हिसाब से घर की डिजाइनिंग करते हैं कि उसे क्या चीज़ चाहिए, कि उसे वाइब्रेंट चीज़ पसंद है, आई कैचिंग पसंद है, या एलिगेंस पसंद है। जी तो मुझे लगता है कि मुझे तो मैं अगर अपना घर डिजाइन करूँगा तो उसके अंदर जो मेन थीम होगी वो कलर्स हो या फर्नीचर हो या कोई भी चीज़ हो, जी तो वो वाइब्रेंट से ज़्यादा एलिगेंट रखना पसंद करूँगा। और मुझे लगता है कि वो लिबर्टी मुझे उनके साथ काम करके मिलेगी, क्योंकि मुझे उनकी पर्सनैलिटी में वो एलिगेंस दिखाई देता है, तो मैं उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन अभी भी ऑडियंस की तरफ से रह गया है। हमारी ऑडियंस ये पूछना चाह रही थी आपसे कि कोई टिप या कुछ ऐसी पर्सनल सीक्रेट है आपका जो आप हमेशा हर घर में बिना किसी को बताए या बिना किसी के बारे में पूछे आप वहाँ पे करके जाते हो और आप किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने देते? देखिए, पता तो क्योंकि हमें काम करना होता है तो वो तो बाद में जी या पहले भी जब हम उसकी ड्राइंग तैयार करते हैं तो वो तो चल ही जाता है। तो मैं जब भी किसी भी मकान के लिए या मान लीजिए कि किसी ऑफिस के लिए डिजाइनिंग करता हूँ, तो मैं सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि उसको मंदिर को मैं कहाँ लोकेट करूँगा। सबसे पहले उस पूरे प्लॉट एरिया में मैं मंदिर को कहाँ लोकेट करूँगा जो वास्तु के हिसाब से सूटेबल हो। हम सभी लोग जानते हैं, इतने वास्तु तो आजकल सभी लोग अवेयर हैं कि ईशान कोण के अंदर हम लोग प्रायोरिटी होती है कि मंदिर उसी कोण के अंदर आ जाए। तो ये मैं हर जगह कोई कस्टमर की डिमांड हो तो भी और ना भी हो तो भी मैं सबसे पहले उसको इस चीज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ कि अगर पॉसिबल है जी तो मंदिर की जो लोकेशन है वो ईशान कोण की तरफ हो। जी और अगर घर की बात करें, ऑफिस की नहीं, घर की बात करें तो जी। बेडरूम में है, तो बेडरूम में मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बेड है तो बेड का सिरहाना अगर हो सके तो सबसे पहले साउथ की तरफ हो, अगर साउथ में पॉसिबल नहीं है तो ईस्ट की तरफ हो। ये मतलब आप हमेशा करके जाते अगर हो? ये कस्टमर कहे भी कि मुझे इस तरफ करना है या उस जी। तरफ करने की आप कोशिश करना, तब तो हम करते ही हैं। और कई लोग अनअवेयर होते हैं, जिन्हें नहीं भी पता, जी वो ना भी कहे तो भी मैं उस चीज़ को अपने आप ही कर उसी देते हैं। तरफ से वास्तु के हिसाब से सेटिस्फाई करने की कोशिश तो सर अब ये तो कोई सीक्रेट रह नहीं है। हाँ, दिस इज नॉट एनी सीक्रेट। मतलब इतना तो वास्तु के बारे में आजकल अवेयरनेस हो ही गई है कि सभी लोग एवरीबॉडी हाँ, वो R&D करके पता कर लेते हैं। R&D करके पता कर लेते हैं। और बहुत से रिसोर्स जी हैं, सोर्सेज हैं, उसके थ्रू लोग सभी को इतना तो पता ही होता है। और ज़्यादातर लोग आते हैं। और आजकल तो मोरेवर ये हो गया है कि लोग मकान का लेआउट जब बनाना आते हैं तो वो सबसे पहले अपनी वस्तु की लिस्ट दे देते हैं कि ये यहाँ होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। न्यू कल्चर है। और अगर कुछ लोग इसको छोड़ भी देते हैं, जो कि आपने पूछा तो मैं बताया कि अगर छोड़ भी देते हैं जिनका इस पर ध्यान नहीं होता, तो हम अपनी तरफ से हमेशा इस चीज़ का फुलफिल कर बाय डिफॉल्ट ही ध्यान रखें। ठीक है सर, इसी के साथ ना एक टिप्स भी मैं आपसे लेना चाहूँगा। इनफैक्ट हमारी ऑडियंस भी जानना चाहिए, अगर कोई बजट फ्रेंडली अपना डेकोरेशन करना चाहता है, होम डेकोरेशन करना चाहता है, तो आपकी तरफ से सबसे पहला कोई टिप आप जो देना चाहो जो बजट फ्रेंडली भी हो, साथ ही साथ बिगिनर्स फ्रेंडली भी हो? बिगिनर्स के लिए भैया मैं ये टिप देना चाहूँगा जी। कि अगर कोई बिगिनर की अगर बात करेंगे तो मैं ये तो मैं ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लूँगा जी कि वो अपने घर के लिए ही डिज़ाइन कर रहा हो। एग्जैक्टली। नेचुरल सी बात है, वो ऑफिस के लिए या किसी शॉप के लिए नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो बिगनर्स के लिए है ही नहीं। उसके लिए तो किसी स्पेशलाइज की कंसल्टेंट होना, कंसल्टेंसी लेना उसके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जी और या फिर वो अगर बिगनर की जहाँ तक बात है तो वो अपने घर का ही, घर के लिए ही सूटेबल है बिगनर का इंटरवेंशन। जी और प्रोफेशनल की जहाँ तक बात आती है जी तो उस लेवल को तो बिगनर नहीं अचीव कर सकते हैं। जी लेकिन उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि अगर वो अपने घर का मेकओवर करना चाहते हैं जी तो एक चेकलिस्ट बना लें ओके कि उनके लिए प्रायोरिटी पे क्या चीज़ है। कि मान लीजिए उनके लिए बेडरूम प्रायोरिटी पे है, या ड्राइंग रूम प्रायोरिटी पे है, या किचन प्रायोरिटी पे है, तो चलो ये तो हो गया। चलो घर के अंदर ये 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं, उनकी एक चेकलिस्ट बना लें कि ये सबसे प्रायोरिटी पे है। जी उस प्रायोरिटी के बाद दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है कि अच्छा उनको बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मुझे पेंटिंग कैसी रखनी चाहिए, वो वाइब्रेंट दिखे, या मुझे एक सिंपल हैंडसम लुकिंग पेंटिंग चाहिए है, या वो ज़्यादा आई कैचिंग कलर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वाइब्रेंट हो, साइलेंट हो।
तो इस तरह का जो भी उसकी पर्सनल चॉइस हो तो उसको भी वो आइडेंटिफाई कर ले। फिर उसके बाद उसका जो बिजनेस के लिए जरूरी है कि फ्लोरिंग है, तो फ्लोरिंग के अंदर उसे क्या चीज, क्या मटेरियल चाहिए वो, कि अगेन उसके अंदर वही सारी चीजें आ जाती हैं कि फ्लोरिंग में आप क्या चाहते हैं, कि ज्यादा आई कैचिंग वाइब्रेंट आइटम चाहते हैं या सिंपल एंड सोबर जो इन जनरल चलते हैं वो लेना चाहते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स के व्यू, कुछ R&D कर लें इंटरनेट के ऊपर, कलर्स के बारे में, फ्लोरिंग के बारे में, कौन से एरिया में कौन से साइज की टाइल्स अच्छी होती हैं, बाथरूम में कौन से साइज की होनी चाहिए, कमरे के साइज के हिसाब से कौन से कलर्स अच्छे होने चाहिए, इसके बारे में कुछ R&D कर सकते हैं। नेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, अगर पॉसिबल हो तो किसी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। और सर अगर बिगिनर्स के लिए better। कुछ भी और समझ फिर में आए इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जी कि आप इन कामों को जो करने के लिए जो भी बंदे हायर करें जी दे मस्ट बी प्रोफेशनल, और उनका काम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उनकी जगह पे जो उन्होंने काम किया है जी तो उस काम की क्वालिटी देखने के बाद ही उस बंदे को, चाहे फ्लोरिंग वाला कोई आपका कारीगर है या जी। पेंटिंग करने के लिए जो पेंटर है जी या कारपेंटर है, जी तो पहले उस काम को अच्छे से देख लें, समझ लें कि हाँ वाकई में मैं जो चाह रहा हूँ इस तरह का इसके पास है। डिलीवरेंस करने का वो कैलिबर है भी कि नहीं। करेक्ट तो ये अगर आधा काम तो आपका जब भी सॉल्व हो जाता है जब आप अच्छी टीम ले लेंगे। कंसल्टेंट तो देते ही है, उसका तो काम ही, हम जैसे कंसल्टेंट हो कहा कि उसको सर्विस अच्छी सलाह दें, जी या फिर हमारे पास आते हैं तो हमारे पास तो टीम अवेलेबल है। डेफिनेटली लेकिन अगर आप नेट वगैरह से भी मटेरियल यूज करते हैं तो, या आप रेफरेंसेस के थ्रू, जान पहचान के लोगों के थ्रू करते हैं, तो ये बात पक्की है कि अगर टीम अच्छी होगी तो तभी रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है सर, हमारी ऑडियंस की तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपको एक मैजिक वॉन्ड मिल जाए, एक जादू की छड़ी, और आपसे बोला जाए कि आपको किसी को होम डेकोरेशन चेंज करना है, तो इंस्टेंटली आप सबसे पहली चीज उसके घर में या उसके होम डेकोरेशन में क्या चेंज करोगे? देखिए, अगर मुझे इस तरह की कोई मैजिक से भरी हुई कोई छड़ी मिल जाए जी तो देखिए, मैं अपने घर में जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ जी वो 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो मंदिर, जो घर में मंदिर होता है उसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जी और दूसरे नंबर पे किचन। ओके हाँ, और हमने देखा है इंडियन होम्स के अंदर जो हमारे घर में ज्यादातर लेडीज का जो टाइम स्पेंड होता है वो किचन और मंदिर में ही, मंदिर से शुरुआत होती है, और उसके बाद आप ये समझिए कि उनका 3/4 ऑफ द डे किचन के अंदर ही निकल जाता है। मैंने अपने घर में ये फील किया है, और किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है, होता ही है, हो नहीं सकता, होता ही है। जी तो मैं सबसे पहले किचन किचन को और मंदिर दोनों को ही जी इक्वल वेटेज दूंगा, और दोनों को ही इस हिसाब से बनाऊंगा कि जो भी जो हमारे घर की महिलाएं हैं तो वो जगह पे क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बिता रही हैं, तो वो चीज उनके लिए ऐसी प्लेस बने कि जहाँ पे उन्हें रहने में वाकई में ज्यादा आनंद आए। तो आप सबसे पहले वो ट्रांसफॉर्म करोगे? सबसे पहले वही ट्रांसफर। ठीक है सर, मैं भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो थोड़ा सा मिथ के बारे में जानते हैं और फन लविंग भी होते हैं। ऑडियंस के काफ़ी ज़्यादा मिथ होते हैं, तो मैं आपसे कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उनका जवाब देना है। ठीक है सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि डार्क कलर से रूम कोजी हो जाता है या बहुत ज़्यादा एलिगेंट होता है? एलिगेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन कोजी फील आता है डार्क कलर्स में। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा माना जाता है कि मॉड्यूलर फर्नीचर जो होता है वो सिर्फ बड़े घरों के लिए होता है, क्या ये सच है? नहीं, ये तो बात बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता इससे, क्योंकि मॉड्यूलर फर्नीचर की एक्चुअल में जरूरत छोटे घरों में ज्यादा होती है। ओके क्योंकि छोटे घरों के स्पेस कम होती है, और चीज को सही तरीके से अलाइन करने के लिए, अरेंज करने के लिए फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जिसमें अलग अलग मॉड्यूल हो जी और कम स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें रखी जा सके। तो ये तो बिल्कुल मिथ है जी मॉड्यूलर फर्नीचर दोनों की ही जरूरत है, लेकिन मोरओवर छोटे घर की में तो उसकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा है। अच्छा ऐसा है। यस। ओके ठीक है सर, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको सिर्फ एक ही कलर यूज करना हो और होम डेकोरेशन उसका करना हो तो आप वो कलर कौन सा यूज करोगे और क्यों? नो डाउट व्हाइट। रीजन सर? व्हाइट इज अ कलर ऑफ किंग कलर। व्हाइट का अपीयरेंस, व्हाइट की फीलिंग, जी व्हाइट की वाइब्स जी इज सुपर। आप किसी भी ओकेजन में, किसी भी
किसी भी टाइप के घर में, किसी भी सेगमेंट के घर में, जी इन रिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो कॉरपोरेट का हो, चाहे वो घर का हो, जी चाहे वो दुकान का हो, आप वो एक ऐसी चीज है कि वाइट इज आलू, मतलब आलू का जो टेस्ट है वो हर सब्जी के साथ मैच कर जाता है, और उसका अपना जो टेस्ट है वो तो है ही है। तो वैसे ही वाइट जो है वो वाइट इज अ किंग कलर, नो डाउट। नोटेड सर। ठीक है सर, हमारे ऑडियंस को एक चीज़ और बताइए कि लाइटनिंग का क्या रोल होता है होम डेकोरेशन में, और ये कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और अगर बजट फ्रेंडली की हम बात करें तो हम किस तरह से इसका इम्प्रूवमेंट पर काम कर सकते देखिए, आपके घर में या ऑफिस में या किसी भी हैं? जी वर्क प्लेस पे हम्म, जो भी इंटीरियर हुआ है, कलर्स हुए हैं या फर्नीचर है, जी तो उसको जो उसका जो प्रॉपर एनहांस लुक जो जब आता है, जी जब वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग हो, अगर देखिए कितना भी अच्छा इंटीरियर हो, अगर आप वहाँ अंधेरा कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मालूम है कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं नोटेड हुआ है। नोटेड तो जो लाइटिंग का जो पोर्शन है, ये समझिए कि कितना आपने जो भी इंटीरियर किया है जी। वो जो दूसरे को दिखाई देगा, अच्छा लगेगा, वो सिर्फ लाइटिंग की वजह से ही अच्छा लगेगा उसमें। ठीक है। तो लाइटिंग का पोर्शन तो ये समझिए इंटीरियर के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर हाँ, होता है। प्रोमिनेंट फैक्टर होता है। जी और लाइटिंग जैसे कि आजकल देखिए इंटीरियर के अंदर जो फॉल सीलिंग है, चाहे आप जिप्सम की फॉल सीलिंग हो या वुडन फॉल सीलिंग हो या जी। और भी तरह के मटेरियल आ गए जिसमें हम लोग फॉल सीलिंग वगैरह बनाते हैं। जी तो फॉल सीलिंग के थ्रू जिसमें डाउन लाइटिंग है, डाउन लाइटिंग सबसे ज़्यादा यूज होती है। हाँ, और आपका जो ट्रैक लाइट वगैरह है, इनका फोकस लाइट्स हैं और स्पॉट लाइट्स हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करके, जी और किसी चीज़ को अगर स्पॉट करके हाईलाइट करके दिखाना है तो स्पॉट लाइट है, या पूरे ओवरऑल प्रोमाइसेस के अंदर अगर आपको लाइटिंग दिखाना है तो डाउन लाइट तो होती है, ट्रैक लाइट के जरिए भी हम किसी चीज़ को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। ठीक तो है ये देखिए कि लाइटिंग के बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक तो है। लाइटिंग का रोल तो सबसे ज्यादा है इंटीरियर के अंदर। तो अगर बजट फ्रेंडली की बात करें तो लाइटनिंग में बजट फ्रेंडली लाइटिंग है, डाउन लाइट तो सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली होती है फॉल सीलिंग के अंदर। ठीक है फिर अगर आप चाहें तो मतलब अगर आपका कमर्शियल काम है जी तो उसमें आप ट्रैक लाइट का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और अगर नॉन कमर्शियल है, घर के अंदर के लाइटिंग का काम है, जी तो उसमें ट्रैक लाइट एक सर्टेन लिमिट तक हम उसके अंदर भी यूज़ करते हैं। जी वॉल स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं उन लाइटिंग का भी यूज़ होता है। और जो आपका गार्डन वगैरह का एरिया है वहाँ पर आपके हेलोजन लाइट्स वगैरह हैं, इस तरह की लाइट्स का हम लोग यूज़ करके जो भी हम लोग इंटीरियर का वर्क है एक्चुअली वो दिखाई जब भी देता है जब उसकी प्रॉपर लाइटिंग की उसके अंदर अरेंजमेंट मतलब किया किसी जाए। भी चीज को अगर हमें तो बहुत इसको ज्यादा इसको एड्रेस बिल्कुल करना अंडररेटेड नहीं कर सकते हैं। है लाइटिंग का इंटीरियर के अंदर बहुत ज़्यादा Scope. इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट ओके। तो सर हम लोगों को एक चीज़ और बताइए, हमारी ऑडियंस एक चीज़ और जानना चाहती है कि हमारे पास काफ़ी मैसेजेस भी आए और लोगों ने हमसे पूछा भी कि बेस्ट कलर पैटर्न क्या होता है। आजकल होम डेकोरेशंस में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, तो आपकी नज़र में एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू की बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? देखिए, बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन जो है वो डिपेंड करता है साइज के लिए, साइज किस साइज का है और फिर बंदे का टेस्ट क्या है। जी ठीक है, और मोरेवर साइज का सबसे ज्यादा उसमें कंसर्न मतलब मोर होता है। इम्पोर्टेंस इज गिविंग टू जो साइज। कोई किसी भी जगह का साइज क्या है, साइज छोटा है, बड़ा है या मॉडरेट है, जी तो उसके उसके हिसाब से उसका जो हम लोग चूज करते हैं कलर उसी हिसाब से चूज किया जाता है। थोड़ा बहुत उसके अंदर कस्टमर का जो टेस्ट है उसका उसका भी इंटेक रहता है कि उसको क्या चीज़ पसंद है। और फिर इसकी अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में काफ़ी कुछ उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, जी और आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या तो उसे मतलब इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। सर तो इंस्टाग्राम उसमें काफी पेज बारे- का लिंक हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो वो आप आ जाएंगे। ठीक है सर। तो अभी तक हमने सारी बातें होम डेकोरेशन और इंटीरियर से रिलेटेड करी, लेकिन जैसा कि मैं आपसे मेरी बात अभी चल रही थी कि आप एक आर्किटेक्ट भी हैं और आर्किटेक्ट भी आप देखते हैं, तो सर होम डेकोरेशन इंटीरियर की फील्ड को अगर थोड़ी टाइम के लिए हम हटा दें तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसी कोई आर्किटेक्चर टिप आप देना चाहो या कुछ आप ऐसा बताना चाहो जो हर घर को या हर होम को फॉलो करनी चाहिए और उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो फॉर अ लॉन्ग रन?
ऐसा कुछ आप बताना चाहो हमारे ऑडियंस को। देखिए, कोई भी घर, कोई भी फैमिली, कोई भी परिवार किसी घर में रहता है, तो मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए सेफ्टी है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न जी है। बिल्कुल उसके बाद डेकोरेशन है, बिल्कुल और उसके बाद और मल्टीपल एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैं, जी उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा अभी। जी तो सेफ्टी के लिए मैं ये चीज़ बताऊँगा, इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करता हूँ जी कि कभी भी स्विचेस वगैरह हैं या इलेक्ट्रिकल वायर हैं, जी इसमें कभी भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। खासतौर से अंडरग्राउंड फिटिंग के अंदर तो कभी भी इसके चांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ट से बेस्ट मटेरियल, जी गुड ब्रांड्स यूज़ कीजिए, जी प्रॉपर थिकनेस के वायर होने चाहिए, एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि जी किस काम के लिए कितनी थिकनेस का वायर यूज़ होना होगा, हम्म, और उसमें आप कहीं भी कमी करने की कोशिश कभी भी मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ होता है थिंग है। तो उसमें तो आप कहीं भी जी अगर आपको सेविंग करनी भी है तो आप एक बार कोई इंटीरियर में कोई काम अगर कराना चाहते हैं, तो अगर बजट नहीं है तो बाद में करा सकते हैं। जी। एक तो हो गया पॉइंट ये। जी। दूसरा पॉइंट ये है कि सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओके कई बार क्या होता है कि जो हमारा प्लम्बिंग का काम होता है घर के अंदर, वो उतना प्रॉपरली नहीं होता, और पानी का फ्लो है वो सही नहीं होता है, तो बाथरूम के अंदर स्टिंग होती है, बैड स्मेल की प्रॉब्लम आती है। तो जी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छे प्रोफेशनल बंदे से, जो भी प्लम्बर हो, वो उसे एक्सपीरियंस हो और वो उस चीज़ को समझता हो, और आर्किटेक्ट की सलाह से उसको विजिट करा के दिखाने के बाद प्रॉपर सैनिटेशन के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि सैनिटेशन अगर प्रॉपर नहीं होता तो कई बार घरों के अंदर सीलन आती है। आप कितना भी अच्छा इंटीरियर डिजाइन करा लें, लेकिन अगर वॉल्स में से सीलन आ रही है या जी किसी कमरे में बैठने पे स्टिंग आ रही है, तो आपको वो फील कभी नहीं आएगी। तो प्लीज इस बात पे हमेशा आप लोग व्यूअर जितने भी देख रहे हैं, वो फोकस इस बात करें पर बहुत ध्यान रखें। ओके ये मेरा मतलब सभी लोगों के लिए यही टिप रहेगा। सर हमारी ऑडियंस को आप जाते जाते एक कोई ऐसा बजट फ्रेंडली या कोई ऐसा होम डेकोरेशन का टिप जो देना चाहें जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। देखिए, इसके लिए मैं थंब रूल बता देता हूँ सारी ऑडियंस के लिए। जी इंटीरियर के अगर आप काम करने के लिए किसी प्रोफेशनल की सलाह लें तो वो सबसे अच्छा होगा। जी लेकिन अगर आप खुद ही अपने आप से ही उसमें कुछ इनिशिएटिव लेके, या आ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, या किसी के घर का देखने के बेस पे चाहते हैं कि मैं उस जैसा करा लूँ काम, जी तो वो तो सेकंड ऑप्शन रहेगा। लेकिन प्रोफेशनल की सलाह लें, और थोड़ा बहुत R&D भी कर लें, जी है ना। नेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो उससे R&D कर लें। जी और सबसे जो मेन चीज है, तो सबसे मेन चीज इन सब के बाद, ये तो चलो आपने R&D भी कर ली, प्रोफेशनल की सलाह भी ले ली, अनटिल और अनलेस आपके पास अगर एक अच्छी टीम नहीं है, जी जो आपने जो भी सोचा है, तो उसे उतारने के लिए, उसे बनाने के लिए अच्छे लोगों की टीम होना बहुत जरूरी है। तो कहीं से भी कोई भी ऐसे रिसोर्सेज लीजिए, बस ऑथेंटिक हाँ, जो ऑथेंटिक हो, जो वाकई में वो कैलिबर रखते हो, अकाउंटेबल हाँ, ऑथेंटिक हो, अकाउंटेबल हो, और कैलिबर रखते हो कि वो उस काम को कर पाए। ओके तो ये लास्ट तो आपका ये सभी लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए ये मेरी टिप है। मतलब बिफोर डूइंग समथिंग इन हाँ, होम डेकोरेशन किसी आप भी चीज में उसको इंडल्ज R&D होने से करिए। पहले एक ऑथेंटिक लोगों की टीम होनी चाहिए। हम्म, वो आपको गाइड भी करते रहते हैं काम के साथ साथ। जी कहीं पे अगर आपकी लैक ऑफ नॉलेज है, तो वो उसको भी मतलब उनके थ्रू, क्योंकि वो उसका काम के मास्टर होते हैं, तो वो जी आपको अगर कहीं पे नॉलेज की कमी भी हो रही है, तो वो उसको आपको बता देंगे कि सर ये गलत हो रहा है, या वो इसमें ऐसे बेटरमेंट कर सकते हैं। ठीक तो है अच्छे लोगों की टीम होना तो किसी भी काम के लिए सक्सेस, बेनिफिशियल होता है। हाँ, बेनिफिशियल। ठीक है सर हमारे पॉडकास्ट पे आप आए हैं तो हमारे ऑडियंस के लिए कोई स्पेशल ऑफर या स्पेशल कोई डिस्काउंट जो आप देना चाहें। आपकी ऑडियंस के लिए एक ऑफर है मेरे पास। जी जो भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को अलग अलग सोशल्स पे देख रहे हैं, वो कमेंट में अगर इंटरेस्टेड लिख के मुझे DM करते हैं, जी और उन्हें कुछ काम कराना है, तो हम उनको एडिशनल 10% डिस्काउंट देंगे। ओके सर दैट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर यू गाइस ग्रैब इट। ठीक है सर अगर हमारी ऑडियंस भी एक चीज़ जानना चाहती हो मैं भी कि अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे तो आप से कैसे कोई कनेक्ट कर सकता है किस तरीके से कर सकता है। देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे से इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर पे कनेक्ट कर सकते हैं,
और अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जी और आपको अगर डीएम के अंदर हमारे पर्सनल नंबर भी उसके अंदर मेंशन है, अवेलेबल है। अवेलेबल है। सोशल्स के अंदर आप जाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी हुई है। जी ईमेल आईडी वगैरह है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जी। व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है सोशल, हम्म। उसमें आप कनेक्ट तो कर वहाँ सकते हैं। पे डिस्क्रिप्शन के आपको अंदर डायरेक्ट आप डीएम करके वो आपसे कंसल्ट कर सकते हैं और आपकी सर्विसेज के बारे में भी जान सकते श्योर, हैं, है ना सर? बिल्कुल श्योर।